कैसे हैं आप सब भाई? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? चलिए, अच्छी बात है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त भी होंगे, होना भी चाहिए। और नई नई बातों को डेली आप सीख रहे हों, ये अपेक्षा भी करता हूं और ऐसा हो भी रहा होगा, ठीक है? क्योंकि CLCN कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, ये चीज़ आप जानते ही होंगे, कोई नई बात बताने की है नहीं। तो चलिए, इसी क्रम में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों की। एक तो लैमार्कवाद से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स या उसको डिस्कस करेंगे, और दूसरी बात हम लोग डार्विनवाद को भी आगे उसके बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले लैमार्कवाद से रिलेटेड जो कुछ बातें बची हुई हैं, थोड़ी ही हैं, अधिक नहीं हैं, तो उन पर चर्चा करते हैं। क्लियर? तो आइए शुरू कर लेते हैं आपके इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग लैमार्कवाद के समर्थन में प्रमाण। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अभी तो लैमार्कवाद की आलोचना के बारे में आपने देख लिया था, अब लैमार्कवाद के समर्थन से संबंधित बातें। तो इसमें आप लिखेंगे लैमार्कवाद के समर्थन में प्रयोग। जी हाँ, वैसे तो सिंपली हम लोग देखें तो दो तीन बातें, कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं लैमार्किज्म को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो प्रमुख हैं उनकी चर्चा हम लोग कर देते हैं कि सबनर का चूहों पर प्रयोग। जी हाँ, ध्यान दें, इन्होंने चूहों को एक विशिष्ट रास्ते से आने और जाने के लिए प्रशिक्षित किया तथा बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण की आवश्यकता कम पड़ती है। तो इन्होंने चूहों को एक विशिष्ट रास्ते से आने जाने के लिए प्रशिक्षित किया, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्रशिक्षण की आवश्यकता कम पड़ी। ये बात हो गया। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक और एक्सपेरिमेंट है, जो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, कैमेरर का सैलामेंडर पर किया गया प्रयोग। कैमेरर द्वारा सैलामेंडर पर किया गया प्रयोग। ये हो गया। फिर इसी के साथ साथ इसमें आप देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने काले व पीले धब्बे वाले सैलामेंडर को पीले रंग की दीवार वाले कमरे में कई पीढ़ियों तक पाला और देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनके शरीर पर पीले धब्बों का आकार बढ़ गया। तो इन्होंने यहाँ पर देखेंगे
इन्होंने बताया कि पीले रंग के वातावरण में सैलामेंडर्स को पालने पर पीढ़ी दर पीढ़ी या धीरे धीरे इनके शरीर के पीले धब्बों का आकार शरीर पर पीले धब्बों का आकार बढ़ जाता है। ये हो गया। तीसरा जो प्रयोग था वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। तो तीसरा प्रयोग हम लोग बात करेंगे टॉवर का आलू की बीटल पर प्रयोग। टॉवर का आलू के बीटल पर प्रयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग था जो आपको जानना आवश्यक है। और KVPY जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टावर का आलू के बीटल, ये जो कि एक प्रकार का कीट है, पर प्रयोग। क्या किया इन्होंने, आप देखेंगे बीटल के लार्वा को इन्होंने लिया और लार्वा को लेकर के कुछ लार्वा को सामान्य ताप पर रखा तो यह सामान्य लार्वा में या सामान्य लक्षणों वाले लार्वा में विकसित हुए। ये कहानी हो गई। अब आगे इन्होंने क्या काम किया उसको आप देख लीजिए। इन्होंने कुछ लार्वा को जी हाँ, आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ लार्वा को कैसे रखा। तो आइए देखिए, यहां सामान्य ताप पर, लेकिन अब यहां असामान्य ताप पर। रखा। अब जरा देखिए कि जब असामान्य ताप पर रखा तो इनको उम्मीद थी कि यह नए लक्षणों से युक्त लार्वा में विकसित होंगे। इस तरह से आप देखिए, यह भी सामान्य लक्षणों से युक्त लार्वा में विकसित हो पाए। अब आप कहेंगे सर फर्क क्या हुआ?
नॉर्मल टेम्परेचर पर भी सिंपल लार्वी डेवलप हो रहे हैं और एबनॉर्मल टेम्परेचर पर भी सिंपल लार्वी डेवलप हो रहे हैं। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, तब आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ सामान्य लक्षणों वाले लार्वा नहीं, सामान्य लक्षणों वाले बीटल, ये सीधा कर लेंगे, सामान्य लक्षणों वाले बीटल, और यहाँ पर भी बीटल कर लेंगे, क्योंकि लार्वा से तो एडल्ट डेवलप करेगा ना, तो इस तरह से आप देखेंगे बीटल में विकसित हुए। तो अब देखिए अगली पीढ़ी में इनसे सामान्य लक्षणों वाले बीटल उत्पन्न हुए। लेकिन यहां पर हम लोग देखें, यहां पर क्या हुआ, तो आप देखिए अगली पीढ़ी में इनसे कौन से बीटल उत्पन्न होंगे, नए लक्षणों वाले बीटल उत्पन्न हो गए। इस तरह से अब आपका सवाल, अब आप सोचेंगे कि सर ये बताइए, जब ये सामान्य लक्षण वाले बीटल थे तो फिर अगली पीढ़ी में नए लक्षण वाले बीटल कैसे पैदा हो गए। दरअसल ये सामान्य लक्षण वाले बीटल बाहर से दिख रहे थे, वास्तव में सामान्य लक्षण वाले नहीं थे। क्यों? क्योंकि टावर ने ये बताया कि जब असामान्य ताप पर लार्वा को रखा गया तो इनके जनन द्रव्य में परिवर्तन हो गया। इनके जनन असामान्य ताप के कारण जनन द्रव्य में परिवर्तन हो गया, और वह जनन द्रव्य का परिवर्तन इनके बाह्य रचना में नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि बाह्य रचना तो सोमेटोप्लाज्म से या कायिक द्रव्य से बना हुआ था, समझ गए। जबकि जनन द्रव्य में परिवर्तन था, तो जनन द्रव्य का परिवर्तन अगली पीढ़ी के सदस्यों में जब पहुंचा तो उनके बाह्य रचना में दिखाई दे पाया। समझ रहे हैं ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम लोग देखें कि इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये पता चलता है कि कुछ वातावरणीय कारक, देखिए कुछ वातावरणीय कारक जनन द्रव्य को प्रभावित कर सकते हैं तथा उसमें परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं, और ऐसे परिवर्तन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के सदस्यों में पहुंच सकते हैं। यही इसका निष्कर्ष था, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर लैमार्कवाद को फिर से संशोधित किया गया नव लैमार्कवाद के रूप में। आइए देखते हैं कि वो क्या है। तो यहां पर देखेंगे जी हाँ, यहां पर हम लोग देखेंगे नव लैमार्कवाद या नियो लैमार्किज्म। तो ये कहानी हम लोग देख पाएंगे कैसे, समझिए उसको। तो सिंपली यहां पर आप देखेंगे कि नव लैमार्कवाद की बात करेंगे, नियो लैमार्किज्म की बात करेंगे, तो इसमें क्या कहानी होगी। तो लिखेंगे कुछ वातावरणीय कारक जनन द्रव्य
को प्रभावित करके इसमें परिवर्तन करते हुए नए लक्षणों को जन्म देते हैं। नए लक्षणों को जन्म देते हैं जो वंशागत होने के कारण नई जात के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। नई जात के विकास में सहायक हो सकते हैं। इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को देखें और इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को समझें। तो कुल मिलाकर के ये बात देखें, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि नव लैमार्कवाद की जो चर्चा थी वो कंप्लीट हो जाती है और इसी के साथ लैमार्क की जो थियरी थी वो भी कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है ना? आइए अब हम लोग आगे की बात करेंगे, डार्विनवाद से संबंधित बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, अब हम लोग डार्विनवाद की चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। जी हाँ, इसे आप कहेंगे डार्विनिज्म और थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस तरह से बात करेंगे हम लोग। अब सवाल उठता है कि ये थियरी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, ठीक है ना? तो सिंपली यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रपोज्ड बाय, तो सिंपल सी आप जानते हैं बात, कौन प्रपोज किया था जी? तो आप कहेंगे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे? तो आप लिखेंगे फ्रॉम इंग्लैंड। that is an English naturalist। तो ये बात आ गई डार्विन से रिलेटेड। अब ध्यान दें, डार्विन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उन्हें भी हम लोगों को जानना चाहिए, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डार्विन। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इनका जो बर्थ था
ये कब था? जिस साल लैमार्क ने अपनी थियरी को प्रपोज किया था 1809 में, उसी साल डार्विन का जन्म हुआ था। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये था 12 फरवरी 1809 ये था। और ध्यान दें, इनको अपॉइंट किया गया था एक सी वॉयाज के लिए या समुद्री यात्रा के लिए, और जो यात्रा 5 ईयर तक 5 साल तक चली थी। किस पर? ब्रिटिश नेवी के एक शिप जिसका नाम था HMS बीगल। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे डार्विन की समुद्री यात्रा। तो लिखेंगे 5 वर्ष के लिए ये कब था? तो आप ध्यान देंगे जब इनकी एज 22 वर्ष थी, तभी से ये स्टार्ट हुई थी। अर्थात यहाँ पर देखेंगे 1831 टू 1836 तक HMS बीगल नामक समुद्री जहाज पर एक प्राकृतिक विद या प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में अर्थात 22 वर्ष की उम्र में आरंभ। इस यात्रा के आरंभ होने का जो समय था, उस समय इनकी एज थी वो 22 वर्ष थी। और ये पूछा जाता है, जी हाँ, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये थी बात। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे डार्विन का मुख्य अध्ययन आप जानते हैं कि डार्विन का मुख्य अध्ययन कहाँ था। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिमी अमेरिका के पश्चिमी तट से दूर द्वीपों की एक श्रृंखला, या मैं बात कहूं गैलेपेगस द्वीप समूह पर ध्यान दें, गैलेपेगस द्वीप समूह पर, जहां इन्होंने छोटी पक्षियों की कई जातियों का अच्छे से अध्ययन किया, जहां इन्होंने छोटी पक्षियों की कई जातियों का अवलोकन किया,
अवलोकन करने पर पाया कि इन्होंने अवलोकन करने पर क्या पाया था, इन्होंने देखा कि छोटी छोटी बर्ड्स की कई जातियां हैं जो बाह्य रचना में अत्यधिक समानता प्रदर्शित करती हैं, लेकिन उनके खाने की आदत अलग अलग है तथा उसी खाने की आदत के अनुसार उनके चोंच की आकृति एवं आकार में काफ़ी भिन्नता है। ये चीज़ उन्होंने देखा, ठीक है ना। इन्होंने छोटी छोटी पक्षियों की कई जातियों का अवलोकन करने पर पाया कि कई जातियों का अवलोकन करने पर पाया कि इनकी बाह्य आकार या बाह्य रचना में काफ़ी समानता है तथा भोजन स्वभाव व चोंच की आकृति व आकार में काफ़ी भिन्नता है। अब ऐसा देखने पर डार्विन काफ़ी परेशान थे। डार्विन को यह नहीं समझ में आ रहा था कि जब शरीर की रचना अत्यंत समान है तो फिर चोंच की आकृति एवं आकार में इतनी भिन्नता क्यों है। तब डार्विन, जब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये पश्चिमी में अमेरिका था तो पश्चिमी अमेरिका का ये पश्चिमी किनारा था और यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास दूर यहाँ पर द्वीपों की एक श्रृंखला थी जिन्हें गैलेपेगस द्वीप समूह कहा गया है। गैलेपेगस इसलिए नाम रखा गया था इन द्वीप समूहों का क्योंकि गैलेपेगस का अर्थ होता है कछुआ, और इन द्वीप समूहों पर बड़े बड़े कछुए पाए जाते थे, इसीलिए इन द्वीप समूहों का नाम उन कछुओं अर्थात गैलेपेगस की बेसिस पर गैलेपेगस आइलैंड रखा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डार्विन जब यहाँ पर उन पक्षियों को देख करके इस बात पर परेशान थे कि बाह्य आकारिकी में इतनी समानता के बावजूद चोंच की आकृति एवं भोजन के स्वभाव में इतनी भिन्नता क्यों है, तब डार्विन वापस जब पश्चिमी अमेरिका के किनारे पर उनका जहाज आया, यहाँ पहुँचे, तब इन्होंने देखा कि यहाँ भी उन्हीं पक्षियों की जैसी एक जाति पाई जा रही है पक्षियों की, और वो जात जमीन पर रहती है तथा बीजों को खाती है और बड़ी संख्या में वो उपस्थित है। तब डार्विन ने अनुमान लगाया, क्या किया, ये कंफर्म नहीं हुई, डार्विन ने एक अनुमान लगाया कि इन्हीं पूर्वजीय पक्षियों में से कुछ सदस्य अलग अलग आइलैंड पर जाकर रहने लगे तथा वहाँ पर जिस तरह के भोजन की उपलब्धता रही उस उपलब्धता के अनुसार उन्होंने भोजन ग्रहण करना आरंभ किया, जिससे कई पीढ़ियों के पश्चात अलग अलग जातियों के रूप में वो विकसित हो पाए। अर्थात समान पूर्वजीय पक्षियों से यहाँ पर पाई जाने वाली फिंचों का विकास हुआ होगा, अर्थात एडाप्टिव रेडिएशन के फलस्वरूप ये विकसित हुए होंगे, अर्थात डाइवर्जेंस के फलस्वरूप या अपसारी उद्विकास के फलस्वरूप ये विकसित हुई होंगी। ये डार्विन का अनुमान था। डार्विन ने इन पक्षियों के बारे में इतना सब कुछ बताया, इसीलिए बाद में डॉक्टर डेविड लेक ने इन पक्षियों को डार्विन की फिंचें कहा। क्या कहा, डार्विन की फिंचें। ये डॉक्टर डेविड लेक ने ये शब्द यूज किया था, ठीक है ना, डार्विन के सम्मान में। तो काफ़ी भिन्नता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, बाद में डार्विन ने
अनुमान लगाया कि, क्या अनुमान लगाया? तो इन्होंने अनुमान लगाया कि पश्चिमी अमेरिका के तटीय भागों में या पश्चिमी अमेरिका में पाई जाने वाली भूमि पर रहने वाली व बीज खाने वाली पूर्वजीय जाति से ही अनुकूली विकिरण या इसी को हम क्या कह सकते हैं, या अपसारिता के द्वारा इन पक्षियों का विकास हुआ है। तो आप देख सकते हैं ना, इस तरह से हम बात करेंगे कि ये सब चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये डार्विन की बात थी इन पक्षियों के लिए। अब इसी के साथ साथ ध्यान दें, यहाँ हम एक चीज़ और इसमें ऐड कर लेंगे, एक चीज़ और हम लोग इसमें जोड़ देंगे। क्या? तो आइए देखते हैं। बाद में डॉक्टर डेविड लेक ने इन पक्षियों को डार्विन की फिंचें कहा। इस तरह से आप देख पाएंगे। एक तो ये बात हो गई, ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ कुछ और बातें भी थी, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे, एक और पॉइंट लेते हैं हम लोग। डार्विन प्रभावित थे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, डार्विन किस साइंटिस्ट से विशेष रूप से प्रभावित थे? तो वो थे टी.आर. माल्थस। कौन थे? टी.आर. माल्थस। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह टी.आर. माल्थस द्वारा मानव जनसंख्या पर लेख से प्रभावित थे। इस तरह से आप देखेंगे
टी.आर. माल्थस द्वारा लिखित, इसको मैं ठीक कर देता हूं, टी.आर. माल्थस द्वारा लिखित मानव जनसंख्या पर लेख से प्रभावित थे, ये बात थी। और यहां पर आप देखेंगे एक और साइंटिस्ट थे, ध्यान दें, एक और बात हम लोग यहां पर देखेंगे। एक गैलेपेगस द्वीप समूह नहीं बल्कि अन्य द्वीप समूह जिसका नाम मलय आर्किपिलेगो था, उस पर कार्य कर रहे थे A.R. वेलेस। उन्होंने विकास से संबंधित अपने विचारों को एक चार्ट के रूप में डार्विन को भेजा। तो इसमें आप लिखेंगे एक अन्य स्थान मलय आर्किपिलेगो, या हम बात करेंगे इसको मलय द्वीप भी बोल सकते हैं, पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक A.R. वेलेस A.R. वेलेस ने विकास से संबंधित अपने विचारों को या अपने विकासीय विचारों को एक चार्ट, इसे कहा जाता है वेलेस चार्ट, के रूप में डार्विन को भेजा। ये कहानी आप देख लीजिए। डार्विन को भेजा। अब डार्विन ने क्या किया इसके बाद, आप ध्यान दीजिए। अंत में डार्विन ने वेलेस एवं अपने विकासीय विचारों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में प्रकाशित करवाया। प्रकाशित करवाया जो है, अब इनकी बुक का नाम तो इतना फेमस है कि आप जरूर जानते होंगे, क्या, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो आप देखेंगे जो है प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति। जी हाँ, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसे कहा जाएगा कि
that is origin of species by means of नेचुरल सिलेक्शन, इस तरह से ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इस तरह से इन्होंने, इस बुक का नाम था इनके, डार्विन के, याद रखें। एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट में, क्या कभी कभी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और ओरिजिन ऑफ लाइफ में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का नाम मिलता जुलता है। तो हमेशा याद रखें कि जब ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात हो तो ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी बुक थी? ओपेरिन की बुक थी। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात हो तो यह डार्विन की बुक थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन इसका जो फेमस नाम है, ये वैसे तो नाम पूरा ये था, लेकिन जो कॉमन तरीके से यूज किया जाता है इसका नाम, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पॉपुलरली, या हम बात करेंगे जनरली नोन एज, सामान्यतः इसको क्या कहा जाता है? केवल ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सामान्य रूप से देखा जाए तो इसे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ही कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के बच्चों, यहाँ पर आपने देख लिया है डार्विन से संबंधित कुछ बातें, ठीक है। तो अब इससे संबंधित जो बातें हैं हम लोग आगे करेंगे, इनकी थियरी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हुए। क्लियर है ना? तो आइए इनकी थियरी से संबंधित बात करते हैं। तो अब हम लोग डार्विन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डार्विनवाद की, अच्छा एक चीज और देख लें, एक और चीज पूछा जाता है, डार्विनवाद के दो प्रमुख बिंदु या दो प्रमुख अधिमान। तो यहां पर देखेंगे प्रमुख बिंदु या अधिमान। तो ये दो हैं, और इसमें आप देखेंगे एक है शाखित उद्भवन, जिसको एनसीईआरटी में शार्बनी अवरोहण लिखा गया है। तो शाखित अवरोहण होना चाहिए, उचित शब्द है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे शाखित अवरोहण या उद्भवन, शाखित उद्भवन, और दूसरा है क्या? नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन। तो ये पॉइंट भी हम लोगों को याद होना चाहिए, शाखित अवरोहण या शाखित उद्भवन और प्राकृतिक चयन। अब हम बात करेंगे कि डार्विनवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो आप लिखेंगे प्रमुख क्रमिक बिंदु। तो इंपॉर्टेंट सीक्वेंशियल पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं हम लोग डार्विनवाद से रिलेटेड, ठीक है ना। तो आइए देखने की कोशिश करें कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग समझें। तो नंबर 1 जो डार्विन ने पहला पॉइंट बताया अपनी थियरी के द्वारा,
ये उन्होंने कहा कि जीवधारियों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता तथा उनकी समष्टि का लगभग स्थिर आकार, तो देखेंगे संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता तथा समष्टि का लगभग स्थिर आकार। यहां पर आप ध्यान दें, संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता तथा समष्टि का लगभग स्थिर आकार। अब समष्टि का लगभग स्थिर आकार, तो इसमें आप देखेंगे क्या, इसमें ध्यान दें, डार्विन ने यह बताया कि प्रत्येक जीवधारी में अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, सभी जातियों में ऐसा पाया जाता है। फिर भी प्रजनन काल को छोड़ करके अन्य सभी काल में इनकी समष्टि का जो आकार होता है वो लगभग एक जैसा बना रहता है, अर्थात इतनी अधिक संतानोत्पत्ति की प्रवृत्ति के बावजूद भी जो समष्टि का आकार है वो तेजी से बढ़ता नहीं है। आप कहेंगे सर मानव समष्टि का आकार तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मानव समष्टि एक अपवाद है। मानव समष्टि के लिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा था और अन्य जातियों में आप ऐसा देखेंगे। मानव समष्टि क्या है कि मनुष्य इतना विकसित हो गया है कि उसने अपने लिए इतने संसाधन जुटा लिए हैं कि अन्य बातें मनुष्य की समष्टि पर लागू नहीं हो पाती हैं। उसको हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बताया गया कि सभी जातियों में संतानोत्पत्ति की पर्याप्त प्रवृत्ति व क्षमता होने पर भी प्रजनन काल को छोड़कर समष्टि का आकार लगभग स्थिर होता है। ये कहानी होगी, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई इस तरह से। अब सवाल उठता है कि इसका कारण क्या है। डार्विन ने सोचा कि ऐसा क्यों होता है, तो कारण के रूप में डार्विन को जो बात समझ में आई वो उन्होंने अगले पार्ट में बताया। तो इसका कारण इन्होंने बताया क्या, उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, ये इनका सेकेंड पॉइंट था। उत्तरजीविता के लिए अर्थात जीवित रहने के लिए किया जाने वाला संघर्ष, तो ये चीज डार्विन ने बताया। इसको आप कह सकते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो इन्होंने क्या कहा, डार्विन ने कहा कि किसी भी जाति के लिए जो आवश्यक संसाधन होते हैं, अर्थात आवश्यक संसाधन का अर्थात भोजन
आवास एवं प्रजनन के लिए साथी का उपलब्ध होना, इन आवश्यक संसाधनों की कमी रहती है और इसीलिए इन आवश्यक संसाधनों को पाने के लिए जीवधारियों को संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जीवों को आधारभूत आवश्यकताओं, अब ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? भोजन, आवास, सुरक्षा, प्रजनन के लिए साथी आदि की उपलब्धता सीमित होने के कारण जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तथा जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये अब सवाल ये उठता है, ध्यान दीजिएगा कि सवाल ये उठता है कि ऐसा संघर्ष जो जीवधारी करते हैं, जीवधारी द्वारा किया जाने वाला ये संघर्ष कितने प्रकार का हो सकता है? तो लिखेंगे जो निम्न 3 प्रकार का हो सकता है। जी, ये 3 प्रकार का हो सकता है। सवाल उठता है कि कौन कौन सा प्रकार? तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट, अंतः जातीय संघर्ष अर्थात इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। अब अंतःजातीय संघर्ष अर्थात इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल अर्थात समान जात के सदस्यों के बीच होने वाला संघर्ष, अर्थात एक ही जाति के सदस्यों के बीच होने वाला संघर्ष। ये कहानी यहां पर आ गई। अब सवाल उठता है कि दूसरा क्या है? तो आप देखेंगे सेकंड की बात हम लोग करते हैं। तो सेकंड में हम लोग देखेंगे अंतरजातीय संघर्ष अर्थात इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। अब सवाल ये उठता है कि इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल क्या है? तो आप देखेंगे अर्थात 2 या 2 से अधिक जातियों के बीच का संघर्ष। दो या 2 से अधिक जातियों के बीच होने वाला संघर्ष
ये कहानी हो गई। और इंटरेस्टिंग बात ये, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डार्विन ने किस संघर्ष को सर्वाधिक प्रबल विकासीय बल माना है। तो डार्विन ने इसी संघर्ष को सर्वाधिक प्रबल उद्विकासीय बल माना है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, इसी फोर्स को उन्होंने मोस्ट पोटेंट इवोल्यूशनरी फोर्स कंसीडर किया है। ये चीज़ जब आप इकोलॉजी में जाएंगे तो इकोलॉजी में आप वहाँ पर देखेंगे, आने वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोट करके कि डार्विन ने इसी संघर्ष को सर्वाधिक प्रबल उद्विकासीय बल माना है। ये तो ये कहानी हो गई। अब तीसरा जो है स्ट्रगल, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आप देखेंगे तीसरे नंबर पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहानी चल रही है, इसको समझें। तो इसमें हम लोग देखेंगे वातावरणीय दशाओं के साथ संघर्ष, अर्थात यहाँ पर हम इसको इस तरह से कहेंगे कि स्ट्रगल विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन वातावरणीय कारक के साथ संघर्ष कैसे होगा? जैसे अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंडी, या अत्यधिक बारिश, अत्यधिक वर्षा होना, या अत्यधिक सूखा होना, या जंगल की आग होना, तो या अकाल पड़ जाना। ऐसे तमाम कारक हो सकते हैं जिससे जीवधारी को संघर्ष करना पड़ सकता है। तो इनको कहेंगे कि वातावरणीय कारकों से संघर्ष, जैसे अकाल, बाढ़, जंगल की आग, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि ये बात आ गई डार्विन से संबंधित यहाँ तक। अब आज के लेक्चर को यहाँ पर हम लोग रोकेंगे, इसके आगे की बातों को हम लोग बच्चों अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू। जय हिंद, जय CLC।